जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस ज्ञान में। आज का टॉपिक है लिफ्ट में पिंड का भार। यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाता है वो बताएंगे। उसके बाद ग्रह के गति के नियम बताएंगे, और ग्रह के गति के नियम दिया था कौन? तो केपलर। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरा ध्यान से समझेगा। क्या पढ़ेंगे? लिफ्ट में पिंड का भार। तो सबसे पहले ये समझो, पिंड है ना, ई पिंड को वस्तु कहते हैं। ई पिंड को और किस नाम से जानते हैं? वस्तु के नाम से। जैसे ई मार्कर है तो ई मार्कर का कहलाएगा? पिंड। या इसी को क्या कहेंगे? वस्तु। हम भी क्या कहलाएंगे? तो पिंड कहलाएंगे, या हम वस्तु कहलाएंगे। ये तो क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ से जो भी सवाल बनता है उसे समझने के लिए सबसे पहले वेग की जानकारी होना चाहिए कि वेग किसको कहते हैं, और उसके बाद त्वरण की जानकारी होना चाहिए कि त्वरण किसको कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं 20 की स्पीड से, यानी मेरा स्पीड कितना है? 20। सड़क पे थोड़ा इंसान 2-3 लौक रहा है तो अपना स्पीड को बढ़ा दिए और चलावे लगे। कितना के स्पीड से? मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब आगे गए तो देखे सड़क पे कोई नहीं, एक फतिंगा भी नहीं, पकड़ के ठोक दिए। कितना का स्पीड? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ, ई स्पीड है, मतलब ई मेरा चाल है। इसी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। मतलब गणित में इसको चाल कहते हैं और फिजिक्सवा में इसको क्या कहते हैं? वेग। वेग तो समझ में आया। मतलब हम लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, कार जितना क्या स्पीड से चलाते हैं वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। अब यहाँ देखो तो कितना स्पीड बढ़ा? 30 बढ़ा। यहाँ कितना स्पीड बढ़ा? तो यहाँ 50 बढ़ा। तो स्पीड कभी बढ़ेगा या कभी स्पीड कम होगा, तब उसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। दोनों क्लियर हुआ? क्या बताएं? हम लोग मोटरसाइकिल, साइकिल जितना क्या स्पीड से चलाएंगे वो वेग कहलाएगा, और यदि स्पीड को बढ़ा देगा या कम कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आए। अब जरा ध्यान से समझेगा। यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाता है जरा ध्यान से समझेगा। यदि सवाल में कह दिया कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, जब सवाल में चुपचाप कह देगा कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट कहाँ की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर, तो लिफ्ट में जो पिंड होगा उसका भार बढ़ जाएगा। उसका भार का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग झूला झूले हैं तो झूला जब ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, यानी हम लोग का उस समय भार का हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है का कि यदि लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, लिफ्ट कहाँ की ओर आ रहा है? नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में हम लोग का भार का हो जाता है? कम जाता है। और यदि झूला झूला होगा तो झूला जब नीचे आता है तो हम लोग के महसूस होता है कि हम लोग सीटवा पर बैठ लेना है, सीटवा पर बैठल नहीं लग रहा है कि सीटवा के ऊपर है, यानी हम लोग का भार कम जाता है। उस कंडीशन में हम लोग को क्या लगता है? डर लगता है। ये पहले दो कंडीशन याद होगा कि नहीं? लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उसमें जो भी पिंड होगा उसका भार बढ़ जाएगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगा तो उस कंडीशन में उसमें जो भी पिंड होगा उसका भार का हो जाएगा? कम जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट जरा समझेगा। समझेगा कि यदि लिफ्ट समान वेग से या तो ऊपर जाए या तो वो लिफ्ट नीचे आए। जरा ध्यान से समझेगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि लिफ्ट शुरू हुआ 20 के स्पीड से तो 20 के स्पीड से ऊपर जाएगा, ये तो समझ में आया। अब 20 के स्पीड से नीचे आएगा, मतलब उसका चाल बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो उस कंडीशन में उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब भार नहीं बदलेगा। भार बदलेगा तो भार नहीं बदलेगा। यहां तक बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं कि यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर गया तो उस समय भी उसका भार नहीं बदलेगा। यदि लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आएगा तो उस समय में ही उसका भार नहीं बदलेगा। यहां तक बातें क्लियर हुआ? उसके बाद अगला पॉइंट समझेगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि लिफ्ट की डोरी का हो जाए, डोरी मतलब रस्सी, डोरी का हो जाए? टूट जाए, तब उस कंडीशन में लिफ्ट में जो पिंड होगा
उसका भार का होगा, तो उसका भार शून्य हो जाएगा। उसका भार का हो जाएगा शून्य, मतलब उसी को कहते हैं भारहीनता। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब उसके बाद जरा ध्यान से समझेगा, दो बात समझेगा। जैसे इसको गिराए तो बता, ये कुछ ना कुछ स्पीड से आया कि नहीं? तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसका वेग बढ़ेगा। वेग का होगा, बढ़ेगा। तो इसी, अब बताओ, यहाँ था कुछ, यहाँ था वेग मान लेते हैं 20 के, लेकिन नीचे जाते जाते 100 पहुंच गया, मतलब वेग बदल रहा है ना। यानी एकरा में का उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण का उत्पन्न होगा। तो एकरा में उत्पन्न होगा गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। इसमें का उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण। जैसे तुम छत पे से कूदा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो तुम्हारा वेग बढ़ेगा। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण समझ में आया? जैसे एक फुटबॉल को ऊपर फेंका, और ऊपर फेंकेगा, और ऊपर जब फेंकेगा तो फुटबॉल वापस तो नीचे आएगा। तो वो नीचे जैसे जैसे आएगा उसका वेग बढ़ेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब बताओ, लिफ्ट नीचे उतर रहा है या लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है? तो बताओ, लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें भी वेग होगा, और लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो उसमें भी वेग होगा। यानी लिफ्ट का त्वरण, जरा ध्यान से समझेगा, ये लिफ्ट का त्वरण आप समझेगा का बताना चाहते हैं। ये मुहुआ जाने के खुलल है, उधर का है बड़ा। अब समझेगा का है कि गुरुत्वीय त्वरण मतलब जितना के स्पीड से आना चाहिए था वो का कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन उस कंडीशन में कहा है कि जितना स्पीड से तो आना चाहिए था लिफ्ट को, उतना स्पीड से ना आया, बल्कि ओकरा से ज्यादा तेज आ गया। इसका कहने का मतलब यही है कि गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से कौन आएगा, लिफ्ट नीचे की ओर आएगा। तो उस कंडीशन में इसमें जो भी पिंड होगा वो पिंड सबसे पहले कहाँ टकराएगा, तो सबसे पहले फर्श पर टकराएगा। फर्श मतलब नीचे वाला हिस्सा पे, और फर्श पर टकराने के बाद वो कहाँ से टकराएगा, जाके छत पर टकराएगा। तो बताओ, उस कंडीशन में एकरा में कोई आदमी होगा तो बचेगा, नीचे भी चोट खाएगा, ऊपर भी चोट खाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आया? ये बात पहले समझ में आया कि नहीं? मतलब गुरुत्वीय त्वरण मतलब जितना के स्पीड से लिफ्टवा को नीचे आना चाहिए था ओकरा से ज्यादा स्पीड से चल आएगा। तो उस कंडीशन में उसमें जो भी पिंड होगा पहले फर्श पर टकराएगा, उसके बाद छत्ता से जाके टकराएगा। तो इसका कहने के मतलब है कि लिफ्ट का त्वरण यदि गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसमें पिंड पहले फर्श से टकराएगा और उसके बाद कहाँ टकराएगा, तो छत से टकराएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? और ये 5 पॉइंट यहाँ से सवाल बनता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ध्यान से अगर 2-3 बार सुनेगा तो निश्चित है कि याद हो जाएगा। अब सवाल पूछ सकते हैं, यदि लिफ्ट में समान वेग से ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा, तो उस कंडीशन में उसमें पिंड का भार का होगा, तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि डोरी टूट जाएगा तो पिंड का भार का हो जाएगा, शून्य। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें जो पिंड होगा उसका भार बढ़ जाएगा, और डोरी नीचे आएगा तो उस कंडीशन में उसका भार कम जाएगा। यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होगा तो उसमें पिंड सबसे पहले फर्श से टकराएगा और उसके बाद कहाँ टकराएगा, तो छत पे टकराएगा। यहाँ तक बातें तो समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के गति के केपलर के नियम। ग्रह के गति, ग्रह के गति से संबंधित केपलर का नियम। ग्रह के गति से संबंधित केपलर का नियम। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले तो यहाँ से यही पूछा जाता है, केपलर का नियम। सबसे पहले तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि ग्रह के गति के नियम दिया कौन, तो आंसर का होना चाहिए, ग्रह के गति के नियम दिया था कौन, तो केपलर दिया था। और ग्रह के गति से संबंधित ये 3 बात बताए। ग्रह के गति से संबंधित केपलर कितना बात बताया, 3 बात बताया। तीनों को समझेगा, जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहला बात ही बताया कि देख बाबू ये का है, तो सूर्य है। का है, सूर्य है। और सूर्य के गोले गोले जो चक्कर काटेगा उसको कहेंगे ग्रह। उसको क्या कहेंगे, ग्रह।
ये हम ना बताएं, बल्कि सबसे पहले कौन बताया? केपलर। कि सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और ये बताया पहला बात यही कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं, और चारों ओर जो चक्कर लगाता है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। इसी को क्या कहेंगे? कक्षा। इसी को क्या कहेंगे? कक्षा। तो ये कौन कक्षा में घूमता है? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? घूमता है। पहला पॉइंट याद हुआ, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको ग्रह कहेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सवाल इस तरह से पूछता है कि ग्रह किस कक्षा में घूमता है? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? पहला पॉइंट तो समझा दिए। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताता है, जरा ध्यान से समझेगा। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, अब समझेगा। ई का है तो ये सूर्य है। अब तो समझ में आया कि सूर्य के चारों तरफ जो घूमेगा वो क्या कहलाएगा? सूर्य के चारों तरफ जो घूमेगा वो ग्रह कहलाएगा। अब उसके बाद ये दूसरा पॉइंट यही बताता है कि सूर्य के जो नजदीक में होगा वो तो जल्दी जल्दी घूमेगा। जल्दी जल्दी घूमेगा कि नहीं? यानी सूर्य के जो नजदीक में होगा उसका वेग का होगा, तो उसका वेग बढ़ जाएगा। उसका वेग का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा शर्त का बताएं कि सूर्य के जो दूर होगा, सूर्य के जो दूर होगा, तो बताओ दूर है तो इसको इतना दूरी तय करे पड़ रहा है, यानी एक बताओ इतना दूर चक्कर लगाएगा तो इस कंडीशन में इसका वेग का होगा? घट जाएगा। ये दूसरा पॉइंट याद हुआ। यानी सूर्य के नजदीक में जो भी ग्रह होगा वो जल्दी जल्दी घूमेगा, मतलब उसका वेग का होगा? बढ़ जाएगा। और सूर्य से जो दूर होगा वो धीरे धीरे घूमेगा, यानी उसका वेग का हो जाएगा? तो उसका वेग घट जाएगा। ये दूसरा शर्त याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? और इसी को ये केपलर कहते हैं कि सभी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। सभी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। क्षेत्रीय वेग नियत होता है, जरा समझेगा। नियत होता है, नियत मतलब होता है बराबर। नियत मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ये जो लैंग्वेज लिखे है ना, सभी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है, नियत मतलब बराबर, इसको कहे के मतलब है कि सूर्य के जो नजदीक होगा वो जल्दी जल्दी घूमेगा, मतलब उसका चाल ज्यादा होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। और जो दूर में होगा वो धीरे धीरे घूमेगा, मतलब उसका वेग का हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ तक बातें तो समझ में आया कि नहीं? दो पॉइंट तो समझा दिए, अब जरा ध्यान से समझेगा। तीसरा पॉइंट समझेगा। अच्छा ये बताओ, ग्रह के गति के नियम दिया कौन? तो केपलर। अब केपलर अपने नियम में कितने बात बताया? तो 3 बात बताया। 3 बात में 2 बात बता दी। अब जरा समझेगा तीसरा बात। ये तीसरा बात क्या बताया? तीसरा बात भी समझेगा जरा ध्यान से। ई का है तो सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहें। अब जरा यहाँ से 2 बात समझेगा। ई जब चक्कर लगाएगा गोले गोले, तो बताओ कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। ये जो ग्रह है, ये ग्रह इसको चक्कर लगाएगा, तो गोले गोले चक्कर लगाएगा, तो कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं? तो समय लगेगा, उसको कहेंगे परिक्रमण काल। उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण काल कहेंगे। अब परिक्रमण काल को टी से सूचित करते हैं। बातें समझ में आया? गोले गोले चक्कर लगाएगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, उसको कहेंगे परिक्रमण काल। जो अपने जगह यहाँ पर घूमेगा उसको कहेंगे परिभ्रमण काल। उसको क्या कहेंगे? परिभ्रमण। ये दोनों बातें में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक ही जगह या पैसे गोले गोले घूमेंगे तो इसको क्या कहेंगे? परिभ्रमण। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल तो समझ में आया? अब बताओ, ये सूर्य है और ये ग्रह है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी है ना, इसको कहा औसत दूरी। इसको क्या कहा? औसत दूरी। और औसत दूरी को कौची से सूचित किया? आर से। और केपलर अपना तीसरा बात बताता है
कि परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, टी मतलब परिक्रमण काल, और औसत दूरी मतलब आर औसत दूरी का घन, औसत दूरी का घन के का होता है समानुपाती। ई वाला पहले बातें तो नहीं समझ में आया होगा, पहले ये समझो ना, परिक्रमण काल का वर्ग और औसत दूरी के घन के का होता है समानुपाती होता है। इसको जरा समझाते हैं, एकरा मतलब होता है क्या। कहना यही है केपलर को कि ई तो बाबू सूर्य है, ई तो का है सूर्य है, और सूर्य के नजदीक में सबसे नजदीक में कौन ग्रह है बुध है, और उसके बाद सबसे दूर में कौन है तो वरुण है। इसका कहने का मतलब है कि जो सूर्य से नजदीक में होगा वो जल्दी घूम जाएगा, मतलब उसका परिक्रमण काल कम होगा, और सूर्य से जो दूर में होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा। मतलब सूर्य से जो नजदीक में होगा उसको उसका परिक्रमण काल का होगा, तो उसका परिक्रमण काल कम होगा, और सूर्य से जो दूर होगा उसका परिक्रमण काल का होगा अधिक होगा। इसीलिए कि बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है कितना दिन में तो 88 दिन में, और सबसे दूर कौन है वरुण, एकदम 65 है वरुण, इसीलिए 65 पूरा चक्कर लगावे में सूर्य को लगा देता है कितना दिन 165 दिन। यहाँ से ये वाला दोनों पॉइंट याद हुआ। इसका मतलब यही था परिक्रमण काल का वर्ग और औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसका मतलब यही कहे के था केपलर को कि सूर्य से जो नजदीक ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, मतलब कम समय में एक चक्कर लगा देगा, और जो दूर होगा वो अधिक समय में चक्कर लगाएगा। तो बता सूर्य से सबसे नजदीक के ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, और वरुण का परिक्रमण काल कितना दिन तो 165 दिन। यहाँ तक बातें क्लियर तो हुआ। बताओ ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन कक्षा में तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। उसके बाद बताना कि सूर्य के जो नजदीक होगा वो ग्रह का वेग का होगा अधिक, मतलब उसका वेग बढ़ जाएगा, और सूर्य से जो दूर होगा उसका वेग का हो जाएगा कम जाएगा। उसके बाद बताना सूर्य से नजदीक वाला ग्रह का परिक्रमण काल का होता है कम, और सूर्य से दूर वाला का परिक्रमण काल का होता है अधिक होता है। अब उसके बाद एक पॉइंट जरा समझेगा निर्वात तो समझता है। निर्वात उसको कहते हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी हवा का एक बूंद भी नहीं है, उसको क्या कहेंगे निर्वात। निर्वात में दो वस्तु को गिराएंगे, एक गिराते हैं पत्थर को, एक का गिराएं पत्थर, और एक गिराएं कागज। अब बताओ छत पर से एकदम निर्वात है, और निर्वात में पत्थर को भी गिराएंगे और कागज को भी गिराएंगे। तो मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा। तो हम लोग मोटा मोटी दिमाग लगाएंगे कि पत्थर भारी है ये पहले आएगा, कागज हल्का है ये बाद में आएगा। ये गलत है। निर्वात में जब भी गिराएंगे तो वस्तु के द्रव्यमान चाहे कितना भी हो ये दोनों साथे गिरेगा, ये दोनों साथे गिरेगा, मतलब पत्थर भी साथे गिरेगा और कागज भी जमीन पे साथे गिरेगा। और ये बात सबसे पहले कौन बताया था तो याद रखना गैलीलियो। कौन बताया था गैलीलियो। बात हुआ याद क्या बताएं कि निर्वात में दो वस्तु को गिराएंगे तो दोनों साथे गिरेगा, चाहे वस्तु का आकार बड़ा हो छोटा हो। और यह बात सबसे पहले कौन बताया था तो गैलीलियो बताया था। बस रहने दिया जाए। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।